सुबह के 7 बज गए थे। हवा की वजह से चूल्हे की राख इधर उधर उड़ रही थी, मगर गोरी अभी भी बेसुध सो रही थी। कल रात उसने अपनी गुड़िया का विवाह जो किया था। दिन भर गोरी सखियों के साथ गुड़ियों से खेलती और रात में गुड्डे गुड़ियों की शादी करती। गोरी 7 बरस की हो गई थी, मगर उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था। पूरे दिन गुड़ियों के साथ खेलना ही उसकी दिनचर्या थी। इसीलिए उसने कभी स्कूल नहीं देखा। बिन माँ की बच्ची जो ठहरी, सूरज सर पर चढ़ाया तो गोमती ने चारपाई पर पड़े पड़े ही गोरी को आवाज दी, गोरी ओ गोरी, उठ जा बेटी, दिन निकल आया। मगर गोरी ने जम्हाई लेकर इधर से उधर चारपाई पर ही एक पलटा लगाया और पुनः सो गई। गोमती जैसे तैसे चारपाई से नीचे उतरी और लकड़ी के सहारे से चूल्हे के पास बैठकर आग जलाने लगी। गोमती ने लगभग हाँफते हुए चूल्हे पर रोटी बनाई और 3-4 रोटी कपड़े में लपेटकर गोरी के पास आकर उसे जगाने लगी। उठ गोरी, तेरा बाप आधी रात का हल लेकर जमींदार के खेत पर गया है, उसे रोटी दे आ। अम्मा, मुझे नींद आ रही है, अभी सोने दे। बेटी, मेरी सांस फूल रही है, एक कदम भी पैदल नहीं चला जा रहा, नहीं तो मैं दे आती। तेरी माँ जिंदा होती तो वह दे आती। अब तू ही है जो हरिया के लिए खेत पर रोटी पहुंचा दे, और किससे कहूँ। गोरी की आंख नहीं खुली तो गोमती ने उसे पकड़कर झकझोर दिया और गर्दन के नीचे हाथ लगाकर उसे जगाने लगी। गोरी आंखें टिमटिमाती हुई बैठ गई तो गोमती ने गोरी को कपड़े में लिपटी हुई रोटियां थमा दी। गोरी पानी का मल्ला सर पर रखकर अलसाई सी खेत की तरफ चल दी। गोरी हरिया को रोटी देकर वापस आ गई और एक रोटी खाकर अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलने लगी। समय धीरे धीरे व्यतीत होता रहा। हरिया जमींदार के खेतों में मजदूरी करता रहा। गोमती सुबह शाम जैसे तैसे चूल्हे पर रोटियां बना देती। कभी कभी अधिक सांस फूलती तो गोरी से सहायता ले लेती। उम्र के हिसाब से गोमती का शरीर जवाब देने लगा। ऊपर से दमे की बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था। गोरी भी 10 वर्ष की हो चली थी। पैदा होते ही माँ का स्वर्गवास हो गया। गोमती ने जैसे तैसे उसे पाल ही लिया। बिन माँ की बच्ची थी, नहाने धोने और खाने का कोई समय नहीं था। गुड़ियों से खेलने का शौक था, इसीलिए अधिकतर समय सखियों के साथ ही व्यतीत होता। बुरा समय कहकर नहीं आता। आज जमींदार के मकान की दूसरी मंजिल की छत बन रही थी। हरिया आज जमींदार के खेत पर नहीं, छत पर काम कर रहा था। छत पर पत्थर खींचते समय दीवार से हरिया का पैर फिसल गया और हरिया पत्थर के साथ छत से नीचे आ गिरा। ऊपर से पत्थर भी हरिया के सर पर गिरा। भारी पत्थर से ने हरिया का सर कुचल दिया। सर से खून का गुब्बारा छूट गया। चारों तरफ खून ही खून हो गया। हरिया की चीख भी ना निकल सकी। जब तक कोई कुछ कर पाता, हरिया का शरीर 2 मिनट फड़फड़ाकर शांत हो गया। हरिया की मौत की खबर गोमती के कानों तक भी पहुंच गई। हृदय पर वज्रपात हो गया। कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। 2 जून की रोटी का सहारा टूट गया। आगे की जिंदगी अमावस की रात की तरह दिखाई देने लगी। उम्र व बीमारी से जर्जर शरीर, ऊपर से हरिया की नादान बेटी गोरी का भार। क्या किस्मत लिख दी विधाता ने। जमींदार उमराव सिंह ने गांव व समाज के सहयोग से हरिया का अंतिम संस्कार कर दिया। पेट की सुधा शांत करने के लिए गोमती व गोरी को संघर्ष करना था। गोमती शरीर से जर्जर व दमे की मरीज थी और पारोगड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानती थी, मगर पेट की आग सब कुछ सिखा देती है। गोमती ने गोरी को साथ लेकर मजदूरी करना शुरू कर दिया। दमे के कारण गोमती का शरीर साथ नहीं देता तो पेड़ की छाया में बैठ जाती। पुनः हिम्मत बांधकर गोरी के साथ काम करने का असफल प्रयास करती। 10 वर्षीय गोरी भी अबोध थी। काम की अपेक्षा गुड़ियों में अधिक मन लगाती, मगर मजबूरी की मार ने उसे समय से पहले ही परिपक्व कर दिया। वे समय की नजाकत को पहचानने लगी और अपनी उम्र से अधिक काम भी करने लगी। गरीबी मजबूर के लिए अभिशाप बन गई। गोमती, अगर तेरी लड़की गेहूं ना काट पा रही हो
तो मैं किसी और से कह दूं। जमींदार उमराव सिंह ने थोड़ा गुस्से से कहा। गोमती खांसते हुए जमींदार के सामने हाथ जोड़कर बोली, जमींदार साहब दया करो, गोरी 1-2 दिन में ही आपकी गेहूं काट देगी। बहुत मेहनत करती है बेचारी, मगर अभी बच्ची ही है, कमबख्त की उम्र ही क्या है। पैदा होते ही माँ छोड़कर चली गई और अब बाप का साया भी सर से उठ गया। अभी तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है, पर मजबूरी सब कुछ करा देती है। पेट की आग तो बुझा ही नहीं है। मैं रही बूढ़ी, मेरा क्या भरोसा, भगवान का बुला ले, कगारे का वृक्षों, मरघट में पैर पसारे बैठी हूँ। मेरे बाद क्या होगा बेचारी का, यही चिंता खाई जा रही है। गोमती, तेरी हालत पर तरस खाकर ही तुझे गेहूं काटने का काम दिया था। मात्र 2 बीघा गेहूं है, 5 दिन में आधे ही कट पाए हैं। ऐसे ही काम होगा तो 5 दिन और लग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दे, तेरे सर से वजन हट जाएगा। कहाँ से कर दूं जमींदार साहब, मेरे पास क्या है जो इसके हाथ पीले कर दूं। शरीर जर्जर हो गया है, पैदल चला नहीं जाता, ऊपर से दमे की बीमारी। बेचारी गोरी ही मजदूरी कर लाती है तो हम दादी पोती की रोटी मिल जाती है। शायद भगवान ने ही इसके भाग्य में धक्के ही लिखे हैं। कैसा नसीब लेकर पैदा हुई है बेचारी। दोपहर हो गई, आपका खेत ही काट रही होगी। रोटी बनाने आएगी तो कह दूंगी थोड़ा जल्दी काम करे। ठीक है गोमती, तेरी हालत पर तरस आता है। काम हो जाए तो 10 सेर गेहूं मजदूरी से अधिक दे दूंगा। और हाँ, गोरी से कह देना थोड़ा जल्दी हाथ चलाए। तो गोरी का विवाह करेगी तो मदद भी कर दूंगा, पर काम जल्दी करे। इतना कहकर जमींदार उमराव सिंह चले गए। गोमती सोचने लगी, मेरी फूल सी बच्ची दोपहरी में गेहूं काट रही होगी। उसका बाप जिंदा होता तो क्यों काम करती। मेरे हाथ पैर चल रहे होते तो मैं कुछ मदद करती। अब तो मैं उस पर बोझ हूँ, वही मुझे पाल रही है। भूखी प्यासी खेत में लग रही होगी। मेरे शरीर में इतना भी दम नहीं कि उसे रोटी तो क्या पानी भी दे आऊं। तभी गोरी आ गई। सर पर फटी सी चुनरी लपेटकर, चेहरा धूल व धूप से काला पड़ गया था, होठ सूख रहे थे, शरीर कुम्हला गया था, कपड़े भी धूल से गंदे व जीर्ण शीर्ण हो रहे थे। गेहूं काटने की दराती एक तरफ फेंककर, अम्मा खेत पर बहुत गर्मी है, प्यास से बुरा हाल हो गया, पानी लेकर नहीं गई थी क्या। ले गई थी अम्मा, पर सारा पानी खाली हो गया। गोरी ने हाथ मुंह धोकर पानी पिया, फिर लकड़ी लेकर चूल्हे में आग जलाने लगी। कितना खेत और रह गया है अम्मा? अभी 1 बीघा कटा है, 1 बीघा और रह गया है, थोड़ा जल्दी कर। जमींदार आए थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे ना कट रहा हो तो किसी और से कह दूं। नहीं अम्मा, 2 दिन में काम खत्म कर दूंगी। आटा गूंथते हुए गोरी बोली, ठीक है, थोड़ा सा शाम को काट दिए अम्मा, अब तो गर्मी से व्याकुल हूँ, सुबह जल्दी चली जाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, कहकर गोमती खासकर चारपाई पर हाँफते हुए बोली, बेटी 1 घूंट गर्म पानी लाइयो। गौरी ने बीच में रोटी रोककर गर्म पानी किया, फिर रोटी सेक कर गोमती को दी। वह स्नान करके खुद खाकर कुएं पर कपड़े धोने चली गई। गोमती सोचने लगी, कैसे होंगे इस अभागी के हाथ पीले। दूसरे दिन सुबह गोरी दराती लेकर गेहूं काटने खेत पर पहुंची और तुरंत ही वापस आ गई। अम्मा, खेत तो कट गया, इतनी जल्दी कैसे काट आई? तू ही तो कह रही थी अम्मा अभी 2 दिन और लगेंगे। अम्मा, मैंने नहीं काटा, मुझे तो कटा हुआ मिला। तो गुस्सा में जमींदार ने किसी और से कटवा लिया होगा, अब पता नहीं कितनी मजूरी दे गए। अम्मा, मैंने 1 बीघा तो काटा ही है, 20 सेर से कम नहीं लूंगी। पता नहीं जमींदार क्या देंगे, पर तेरी मजूरी तो देंगे ही, अच्छे आदमी है। मैं तो 20 सेर से कम नहीं लूंगी, मैंने तो कम से कम 1 बीघा ही काट ही दिया है।
तभी जमींदार उमराव सिंह आ गए और बोले, अरे गोरी, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैं अभी खेत से ही आ रहा हूँ, तूने तो पूरा खेत काट दिया। हाँ बेटी, कल सुबह लान इकट्ठा कर देना, जिसे बैलों से घा कर तेरी मजदूरी दे दूंगा। तेरे 40 सेर गेहूं बनते हैं, पर मैं तुझे पूरे 1 मन 10 सेर ज़्यादा गेहूं दूंगा। जमींदार काका, मैंने तो 1 बीघा ही काटा था, 1 बीघा कौन काट गया? मुझे क्या पता किसने काटा है, ठेका तो तेरे पास ही था, अतः किसी ने भी काटा हो, मजदूरी तो तेरी ही बनती है। गोरी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तो सिर्फ 1 बीघा गेहूं ही काटे थे, बाकी 1 बीघा गेहूं की कटाई की मजदूरी उसे जमींदार वैसे ही दे रहे थे। खुशी से उसकी बाँछें खिल उठी। दूसरे दिन सुबह गोरी लान इकट्ठा करनी खेत पर पहुंची तो चौंक गई। पूरे खेत का लान इकट्ठा था, इसे कौन समेट गया? घर आकर बोली, अम्मा, लान भी सिमट गया। इतनी जल्दी कैसे समेट आई? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं समेटा। तो कौन समेट गया? मुझे तो सिमटा हुआ ही मिला था, पर मैंने नहीं समेटा। तो कौन समेट गया? दोनों दादी पोती यही सोचने लगी। शंकर के पिता की मृत्यु हुई 6 वर्ष व्यतीत हो गए। उस समय शंकर 6 वर्ष का था। वह स्कूल भी जाता था और खेलता कूदता भी था। पिता की मृत्यु के बाद माँ पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकी, तो वह माँ के साथ खेतों में मजदूरी करने के लगा। पेट की आग सब कुछ सिखा देती है। गरीबी व मजबूरी ने उसे तपाकर सोने की तरह निखार दिया था। आज वह 12 वर्ष का था। जी लगाकर किसानों के खेत में मजदूरी करता और चुपके से मजदूरी में गोरी का सहयोग भी कराता रहता। गोरी को इसकी भनक तक नहीं थी। मासूम गोरी को खेतों में काम करते देख शंकर को बहुत दया आती थी, मगर शंकर भी कोई रईस नहीं था जो उसकी आर्थिक मदद कर सके। दिल में जितनी दया थी, जेब में उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए चुपके चुपके वह गोरी की शारीरिक मदद ही करता रहा और गोरी अनभिगी रही। उसे पता न चल सका कि कौन उसके काम को कर जाता है। एक दिन गोरी जमींदार के खेत में बाजरा की निराई करने गई। 20 रुपये बीघे के हिसाब से 5 बीघा खेत की मजदूरी 100 रुपये थी। गोरी जब खेत पर पहुंची तो उसने देखा कि शंकर खेत की निराई कर रहा था। उसे खेत में निराई करते देखकर गोरी बोली, अरे शंकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? इस खेत का ठेका तो मेरे पास है। कुछ नहीं, नई खुरपी लेकर आया था, सोचा चला कर देख लूं कैसे चलती है। मगर तूने तो लगभग 1 बीघा खेत निकाल ही दिया। कोई बात नहीं, निकाल दिया तो क्या हुआ, गला सूख गया है, ला पानी दे। ले पानी। और शंकर पूरा पानी गटक गया। तो गोरी बोली, तूने तो पानी खाली कर दिया सारा, शाम तक मैं क्या पीऊंगी? कोई बात नहीं, मैं तुझे और पानी दे आऊंगा। इतना कहकर शंकर खुरपी लेकर चला गया। गोरी अपने काम पर लग गई। भादों की दोपहरी थी, धूप चिलचिला रही थी। गोरी धीरे धीरे अपने काम पर लगी रही। धूप की गर्मी से पूरा बदन पसीने से भीग गया। उसे प्यास लगने लगी, मगर उसका पानी शंकर खाली कर गया था। वह शंकर का इंतजार करने लगी कि कब शंकर पानी लेकर आएगा। प्यास से गोरी का बुरा हाल हो गया, गला सूखने लगा। तो वह खुरपी लेकर पेड़ की छाया में बैठ गई और इधर उधर निगाह घुमाकर पानी की तलाश करने लगी। तभी दूर रास्ते में उसे शंकर आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक गागर लटकी हुई थी। वह पेड़ के नीचे बैठी शंकर का इंतजार करने लगी। शंकर के एक हाथ में पानी की गागर और दूसरे हाथ में खुरपी लग रही थी। पास आकर शंकर ने गागर जमीन पर रखी और कुर्ते की जेब से गुड़ का डला निकालकर गोरी को थमा दिया। ले गोरी, सुबह से काम कर रही है, खाली पेट
पानी पिएगी तो पेट में लग जाएगा, इसीलिए गुड़ खाकर पानी पी ले। गौरी ने बड़े चाव से गुड़ खाकर पानी पी लिया और खुरपी लेकर अपने काम पर बाजरा की निराई में लग गई। तो शंकर भी अपनी खुरपी लेकर उसी के साथ बाजरा निराने बैठ गया। यह देखकर गौरी बोली, शंकर तू यह क्या कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता मैं बाजरा निरा रहा हूँ? तू कैसे निरा रहा है? जैसे तू निरा रही है। इस खेत का ठेका तो मेरे पास है। तो क्या हुआ, मैं नहीं निरा सकता? देख शंकर, मेरा ठेका 100 रुपये का है और मुझे 100 रुपये की ज़रूरत भी है, घर का सामान व अम्मा की दवा के लिए। तो क्या हुआ, मैं तुझसे रुपये नहीं मांग रहा हूँ। फिर तू क्यों धूप में मेहनत कर रहा है? मैं रुपयों के लिए धूप में मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो काम में तेरी मदद कर रहा हूँ। पर तू मेरी मदद क्यों कर रहा है? तू अभी बहुत छोटी है, खेतों में काम करती है, तो तुझे देखकर मुझे दया आती है, इसीलिए तेरी मदद कर रहा हूँ। तुझे ही क्यों दया आती है? पूरे गांव में किसी और को तो आती नहीं। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुझे काम करते देखकर मुझे दया आती है। ये प्यार क्या होता है? तू अभी बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तब समझ जाएगी। इसी तरह बात करते करते और काम करते करते दोनों ने शाम तक लगभग आधे खेत की निराई कर दी। सूर्य भगवान आकाश में अस्त हुए तो वे दोनों भी अपने घर को चल दिए। शाम को गौरी घर पहुंची तो बहुत खुश थी। अम्मा, आधा खेत निकल गया। इतनी जल्दी कैसे निकल गया? गोमती ने चारपाई पर पड़े पड़े ही कहा। अम्मा, शंकर ने निकलवा दिया। शंकर ने क्यों? अम्मा, शंकर कह रहा था मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अम्मा, ये प्यार क्या होता है? गौरी की बात सुनकर गोमती सोच में पड़ गई। कैसे मेरी फूल सी अबोध बच्ची ऐसे भेड़ियों से बचेगी? मेरे शरीर में दम होता तो अभी इस शंकर की खबर लेती। पर क्या करूं, मजबूर हूँ, चल फिर भी नहीं सकती। गोमती कुछ सोचकर बोली, कुछ नहीं बेटी, ये रईसों के चोंचले है, हम गरीबों के नहीं। गोमती ने गोलमोल जवाब दे दिया, मगर गौरी कुछ समझ ना सकी। रोटियां निकालकर पानी लेने कुएं पर चली गई और पानी की गागर भरकर वापस आ गई। गोमती को दवाई खिलाकर गौरी अपनी चारपाई पर लेट गई। दिन भर की थकान से निद्रा ने जल्दी ही उसे अपनी आगोश में ले लिया। दूसरे दिन गौरी खुरपी लेकर खेत पर पहुंची तो शंकर पहले से ही खेत में काम कर रहा था। गौरी भी अपनी खुरपी लेकर बैठते हुए बोली, शंकर, तूने बताया नहीं यह प्यार क्या होता है? शंकर भी प्यार की परिभाषा नहीं जानता था। कुछ शर्माते हुए बोला, प्यार करने के बाद शादी हो जाती है। हट पगले, शादी तो गुड्डा गुड़ियों की होती है। मैंने भी अपनी कई गुड़ियों की शादी गुड्डे से की है, पर अब खेत पे काम करने से गुड़ियों की शादी करने का समय ही नहीं मिलता। गौरी, तू जैसे गुड्डा गुड़ियों की शादी करती है, उसी तरह लड़के और लड़कियों की शादी भी होती है। देखना, एक दिन मैं तुझसे शादी कर लूँगा, फिर तुझे रानी बनाकर घर में रख लूँगा। तुझे खेतों में काम नहीं करने दूँगा। मैं काम नहीं करूँगी तो क्या खाऊँगी? अम्मा क्या खाएगी? तेरे बदले का काम मैं करूँगा, उसी में से तू खाएगी। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इसी तरह बातों बातों में खेत का पूरा काम समाप्त हो गया। दोनों घर को चल दिए तो गौरी ने कहा, कल जमींदार से रुपए ले लूँगी, तो अपने आधे रुपए ले जाना। मैं नहीं लूँगा। क्यों, तू क्या खाएगा?
मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसीलिए काम में तेरी मदद कर रहा हूँ। मैं तुझसे इस काम के बदले पैसे नहीं लूँगा। पर तू पैसे नहीं लेगा तो खाएगा क्या? गौरी ने अपनी बात पर थोड़ा वजन देखकर कहा, खाने के लिए तो मैं और भी काम करता हूँ, तुझसे अधिक कमाता हूँ और तुझसे अधिक काम करता हूँ। मेरे पास खाने के लिए कमी नहीं है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। शंकर के बाल हृदय में प्यार का बीज अंकुर हो चुका था, मगर नादान गौरी उस भाषा को समझने में अभी असमर्थ थी। गोमती चारपाई पर पड़ी पड़ी हाँफ रही थी। बीच बीच में खांसी के साथ मलगम भी आ जाता। गौरी ने गर्दन के नीचे हाथ लगाकर सहारा देकर गोमती को चारपाई पर बिठाया और दवा खिलाकर 2 घूंट गर्म पानी पिलाकर गौरी ने कहा, अम्मा तूने कल से कुछ खाया नहीं है, 2 टुकड़ा रोटी के खा ले। गोमती हाँफते हुए बोली, बेटी थोड़ा सांस सज जाने दे, तब कुछ खा लूंगी, अभी मेरी इच्छा नहीं है। और गोमती को एक साथ खांसी और उल्टी आई। गौरी ने पानी से मुंह साफ करके गोमती को पुनः चारपाई पर लिटा दिया। गोमती का स्वास्थ्य दिन भर दिन बिगड़ता जा रहा था। यही सोचकर जमींदार उमराव सिंह ने गांव के अन्य लोगों के सहयोग से गौरी का विवाह केशव से तय कर दिया। केशव का गांव दूर था। जमींदार उमराव सिंह ने नाई और पंडित को भेजकर गौरी का रिश्ता पक्का करा दिया। केशव के परिवार में अकेली एक विधवा माँ शकुंतला थी। केशव के पिता को मरे लगभग 9 वर्ष व्यतीत हो गए। उस समय केशव मात्र 5 वर्ष का था। शकुंतला ने खेतों में मजदूरी करके अपने बुढ़ापे का सहारा केशव का पालन पोषण किया। केशव ही बुढ़िया की एकमात्र जीवित संतान था। केशव के बड़े 3 भाई बहन बीमारियों की भेंट चढ़ गए थे। केशव ही उसके बुढ़ापे का सहारा बचा था, वही कुल का चिराग था। अब केशव 14 वर्ष का किशोर था, खेतों में मजदूरी करता था। उसने शकुंतला का खेतों में काम करना बंद करा दिया था। बुढ़ापे के कारण शकुंतला का शरीर भी शिथिल होने लगा था। केशव के विवाह से उसने सपने बुनने शुरू कर दिए। घर में बहू आ जाएगी तो मेरा चौका चूल्हा भी छूट जाएगा। खेतों का काम तो केशव ने पहले ही छुड़वा दिया था। नाती पोते की रूपरेखा उसके हृदय में उड़ान भरने लगी। शरीर रोमांचित हो गया और वह अंतरिक्ष में विचरण करने लगी। भविष्य के सुनहरे सपनों के साथ मैं अपने पोती पोतों की देखरेख में कोई कमी नहीं रखूंगी। मेरे पास घर में या खेत में कोई काम भी नहीं है, सिर्फ बच्चों की देखभाल करना ही अब मेरा काम बचेगा। बहू को भी बेटी की तरह ही रखूंगी ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और मेरा बुढ़ापा चैन से व्यतीत हो जाए। शकुंतला अपने हृदय में प्रतिदिन नए नए सपने बुनती रहती। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया और केशव के विवाह का दिन भी आ गया। समय पर केशव की बारात गौरी के दरवाजे पर पहुंच गई। नगाड़ों की ठमठम का शोर वातावरण में गूंजने लगा। शहनाइयों का मधुर संगीत कानों में शहद घोलने लगा। जमींदार उमराव सिंह ने अपनी हैसियत के अनुसार बारात का स्वागत सत्कार किया। शंकर भी अपना बाल मन महसूस कर जमींदार उमराव सिंह का सहयोग गौरी के विवाह में करता रहा। औरतों में मंगलचार होने लगे। गौरी की सखियां खुशी से नाचने लगी। बारात भोजन करने लगी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। अनाथ गौरी का विवाह जो ठहरा, समाज का हर सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रहा था कि कहीं गांव की बात खराब ना हो जाए। शंकर भी बुझे मन से अपना सर्वस्व लुटा रहा था। रात्रि में एक एक कर गौरी के विवाह की रस्म पूरी होती रही। शंकर अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपना संसार उजड़ता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों के सामने ही उसका घोंसला उधेड़ा आ जा रहा था। उसकी आंखों के सामने ही उसके सपने चकनाचूर हो रहे थे। उसकी आंखों के सामने ही उसकी दुनिया लुट रही थी। उसकी आंखों के सामने ही उसकी गोरी पराई हो रही थी। हवन कुंड के इर्द गिर्द भामरे पड़ने लगी। मंत्र उच्चारण का एक एक शब्द शंकर के हृदय पर हथौड़े की भांति चोट कर रहा था।
जिस मासूम गोरी को वह दया की दृष्टि से देखता था, उसके लिए दिन रात मेहनत करता था, उसका काम छुप छुप कर करता था, उसके साथ भविष्य के सपने देखता था, जिसके लिए उसके बाल हृदय में प्यार के बीज अंकुरित थे। शंकर का हृदय रह रहकर रुदन कर रहा था, मगर वह अपनी व्यथा किसी से कह ना सका। बाल मन को महसूस कर रह गया। गौरी भी नादान थी, उसने अनेक गुड़ियों की शादी गुड्डों से की थी। आज वही गुड़िया दुल्हन बनकर विवाह के मंडप में बैठी थी, विवाह की रस्में पूरी कर रही थी। गौरी अपने विवाह को भी गुड्डा गुड़ियों का विवाह ही समझ रही थी। विवाह के पश्चात गुड़िया विदा होकर गुड्डे के साथ चली जाती है। वह सिर्फ इतना ही जानती थी, उसे नहीं मालूम था कि विवाह दो आत्माओं का जन्म जन्मांतर का बंधन है। वह केशव को गुड्डा समझ रही थी, शंकर और केशव के अंतर को भी वह नहीं समझ पाई। अपने विवाह को भी उसने गुड्डा गुड़ियों का ही खेल ही समझा। सुबह गौरी बैलगाड़ी में बैठकर गुड़ियों की तरह केशव के साथ विदा होकर चल दी। शंकर के अरमान नगाड़ों की ठमठम में कहीं खो गए। शंकर की हालत उस हारी जुआरी जैसी हो गई जो अपना मूलधन भी गंवा बैठा हो। टूटे हुए सपनों में खोकर दुख के आंसू शंकर की आंखों से बह निकले। शंकर एकांत में जाकर खामोश बैठ गया, मगर उसके टूटे हुए हृदय की वीरानगी की दास्तां पुरानी यादों के खंडर खुद ही बयां कर रहे थे। शंकर की आंखों के आंसू पलकों की हदें तोड़कर गंगा जमुना की तरह बहने लगे। गर्मी का समय था, आसमान में सूर्य तप रहा था। केशव गौरी को लेकर बारात के साथ अभी तो कुछ ही दूरी पर ही निकला था कि उसके पेट में जलन शुरू हो गई। कुछ समय बाद केशव को उल्टियां भी होने लगी, बाद में दस्त भी शुरू हो गए। उल्टी दस्त अधिक होने से केशव का शरीर कुम्हला गया, मुंह सूख गया, शरीर में बेचैनी होने लगी, खाल सिकुड़ने लगी। पानी पीते ही उल्टियां हो जाती। पेट दर्द से केशव छटपटाने लगा तो बारातियों ने उसे चूरन, अजवाइन, हरन आदि खिलाए, मगर किसी से कुछ लाभ ना हुआ। उल्टी और दस्त लगातार होते रहे। बीच रास्ते में और कोई व्यवस्था भी नहीं थी। केशव की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पानी पीते ही उल्टियां हो जाती। केशव की हालत अधिक बिगड़ने लगी तो बारातियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रास्ते में किसी गांव में वेद जी को दिखाया। वेद जी ने देखते ही जवाब दे दिया, इसको हैजा हो रहा है, भगवान ही मालिक है, हालत अधिक गंभीर है, कुछ पुड़िया दिए देता हूँ, आगे प्रभु की इच्छा। वेद जी की दवा खाकर भी केशव की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी हालत और बिगड़ती गई, शरीर सुन्न पड़ गया, आंखें पथरा गई, हाथ पैर ने हिलना डुलना बंद कर दिया। 2 घड़ी पश्चात ही रास्ते में केशव की मृत्यु हो गई। केशव की मृत्यु से बारातियों में हाहाकार मच गया। गौरी ने इतना ही समझा कि उसका गुड्डा मर गया। बाराती केशव का शव वह विधवा वधू गौरी को लेकर गांव पहुंच गए। केशव की लाश देखकर शकुंतला मूर्छित होकर गिर पड़ी। बुढ़ापे का सहारा टूट गया, घर का चिराग बुझ गया, जीवन की अंधेरी रात भाई भाई करने लगी। औरतें गौरी के नसीब को कोसने लगी। ऐसी बहू निकली जो घर तक भी जिंदा ना आ सका, पैदा होते ही माँ को खा गई। वहाँ तो सब चौपट था ही, यहाँ भी घर की देहरी पर पैर नहीं रखा, उससे पहले ही मर्द को खा गई। ऐसी मनुष्य से क्यों बेटे का विवाह किया? औरतों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। तभी एक समझदार औरत बोली, इस बेचारी का क्या कसूर है? यह तो अभी अबोध है, इसे नहीं मालूम कि इसका मर्द मर गया है। यह भी नहीं जानती कि मैं विधवा हो गई हूँ। यह तो अभी यही समझ रही है कि इसका गुड्डा मर गया है। अभी इसकी उम्र ही क्या है, खेलने कूदने के दिन है। यह विवाह शादी गुड्डा गुड़ियों के ही जानती है। बालपन की विधवा कैसे पहाड़ सी जिंदगी कटेगी? अबोध बच्ची है, अभागी जन्म से दुख ही दुख भोग रही है। भगवान इसके भाग्य में क्या लिखा है पता नहीं। शकुंतला को होश आया तो केशव की लाश के ऊपर गिरकर पुनः रोने लगी। अपने उजड़े हुए संसार को देखने लगी। विश्वास का भरोसा टूट गया, पोती पोतों की आस छूट गई।
बुढ़ापे की लाठी भूनकर बिखर गई। बची हुई जिंदगी अमावस की काली रात की तरह डराने लगी। मनहूस गौरी के कदम घर की चौखट पर पड़ने से पहले ही शकुंतला का संसार लुट गया। बाकी बचा बुढ़ापे की ठोकर, खाने को अर्थहीन जीवन, अभागिन कुलशनी मनहूस विधवा वधू गौरी के साथ। गांव के समाज के लोगों ने मिलकर केशव का अंतिम संस्कार कर दिया। रीति रिवाज के अनुसार विधवा गौरी के सर के बाल मुड़वा दिए गए। गौरी बालों के लिए बहुत रोई, मगर उसकी एक न चली। उसे सफ़ेद साड़ी भी पहना दी। गौरी ने सफ़ेद साड़ी का विरोध भी किया। उसने अपने मन को समझा लिया कि यह गुड्डा तो मर गया है, मैं नया गुड्डा बनाकर पुनः शादी कर लूँगी, तब लाल साड़ी पहनूंगी। मेरी गुड़िया भी शादी पर ही लाल साड़ी पहनती थी, पर वो नहीं समझती थी कि सुहागिन क्या होती है और विधवा कैसी होती है। उस दिन तो गौरी को नाश्ते में ताने व भोजन में गाली खा खाकर घर में कट गए। मगर जल्दी ही शकुंतला ने उसके हाथ में खुरपी पकड़ा दी। मनहूस कुलच्छनी रांड कहीं की घर में पड़ी पड़ी खाती रहेगी या कुछ काम भी करेगी। मैं तेरे लिए कब तक काम करती रहूंगी, चल खेत में मजूरी कर। गौरी खेतों में मजदूरी करने लगी, जैसे अपने गांव में करती थी। गांव में शंकर उसकी मदद करता रहता था। यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं। गांव में अम्मा कभी डांटती नहीं थी। यहाँ डांट के साथ साथ पिटाई भी होने लगी। जरा सी गलती पर शकुंतला हाथ उठा देती। गाली तो उसकी जुबान से अमृत की तरह झरती थी। भोजन के साथ गाली व मार खाना गौरी की नियति बन गया। जैसे सुबह से शाम तक काम के बदले उसे इनाम मिलता हो। एक दिन दोपहर तक काम करने के बाद शकुंतला ने उसे घर भेज दिया। जा घर जाकर रोटी बना लेना। गौरी ने सोचा, आज अच्छा समय है, मैं अपने लिए गुड्डा बना लूं। गुड्डा से शादी करके लाल साड़ी पहन लूंगी, फिर माँ जी भी मुझे अम्मा की तरह ही प्यार करेगी। गौरी सुई धागा व कुछ फटे हुए चीथड़े में लेकर गुड्डा बनाने बैठ गई। गुड्डा अभी आधा ही बन पाया था कि शकुंतला आ गई। यह क्या कर रही है हरामखोर, रोटी बन गई क्या? नहीं माँ जी। हरामखोर इतनी देर की आई है, क्या कर रही थी जो अब तक रोटी भी नहीं बनी है? कुछ नहीं माँ जी, मैं गुड्डा बना रही थी। गुड्डे से खेलेंगी? रान लुगाई, ले अभी तेरा गुड्डा बनवा ही देती हूँ। इतना कहकर शकुंतला हाथ में चिमटा उठा लाई। गौरी चिल्लाती रही, माँ जी मैं खेलने के लिए गुड्डा नहीं बना रही हूँ, मैं तो शादी करने के लिए गुड्डा बना रही हूँ। इससे शादी करके मैं भी लाल साड़ी पहन लूँगी और आप भी मुझे अम्मा की तरह प्यार करेगी। मगर शकुंतला ने उसकी एक ना सुनी। दे धनाधन चिमटा उसकी पीठ पर बरसाती रही। गौरी की पीठ पर चोटों के निशान उभर आए। जुबान की चीख के साथ आंखों ने भी बरसना शुरू कर दिया। गौरी गुड्डा अधूरा छोड़कर चूल्हे में आग जलाने लगी। उसे नहीं मालूम था कि गुड्डा बनाने की यहाँ इतनी बड़ी सजा है। ससुराल में आए गौरी को 4-5 वर्ष काम करते व मार खाते व्यतीत हो गए। सुबह शाम भोजन के साथ गाली व ताने खाना व दिन भर खेत में मजदूरी करना उसके नसीब में लिखा था। अब वह नादान नहीं थी, 15 वर्ष की किशोरी थी। अब भी वह अपने प्यार की भाषा समझने लगी थी। मगर वह विधवा थी, यह भी समझती थी। अब वह सुहागिन और विधवा में अंतर जान गई थी। अब उसे सफ़ेद साड़ी से भी कोई गुरेज नहीं था। गुड्डा गुड़ियों का खेल पीछे छूट चुका था। गौरी ने केशव का प्यार तो कभी देखा नहीं था, मगर उसे शंकर का प्यार अच्छी तरह याद था। अब उसे शंकर की याद सताने लगी। शंकर उसे प्यार जो करता था, उस समय वह प्यार की भाषा नहीं समझती थी। आज वह प्यार की परिभाषा भी समझने लगी और इसी परिभाषा ने शंकर के लिए उसके हृदय में प्यार के बीज अंकुरित कर दिए।
4-5 वर्ष हो गए शंकर से बिछड़े। अब तो वह 18 वर्ष का जवान हो गया होगा। शंकर की सूरत देखने की तड़प उसके हृदय में उठने लगी। शंकर के पास वह उड़कर पहुंचना चाहती थी, मगर शंकर क्या सोचेगा, मैं तो विधवा हूँ, शंकर के पास कैसे जाऊं? हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा है, विधवा विवाह की नहीं। गोरी तो चली गई, मगर गोरी की दादी अम्मा गोमती की सेवा करने में शंकर को गोरी के प्यार का ही सुख मिलता। वह समझता कि मैं नादान गोरी की सहायता ही कर रहा हूँ, मगर गोमती को मरे भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए। शंकर गोरी को ना भूल सका। गोरी मासूम थी, वह गोरी की सहायता करते करते उससे प्यार करने लगा था। उसका प्यार परवान चढ़ता जब तक जमींदार उमराव सिंह ने समाज के सहयोग से अनाथ गोरी का विवाह कर दिया। शंकर अपने बाल मन को महसूस कर गोरी के विवाह में सहयोग भी करता रहा, मगर वह अपने मन की व्यथा किसी से न कह सका। उसके देखते ही देखते गोरी पराई होकर चली गई थी। शंकर का हृदय टूट गया था। अब सब अरमान चकनाचूर हो गए। उसके हृदय में बसा घोंसला उजड़ गया। उसके अरमान सहनाई की गूंज में दबकर रह गए। शंकर तड़पता रह गया। अब शंकर की सूनी आंखों में गोरी की सिर्फ यादें बाकी थी। उन्हीं यादों में शंकर गुमसुम बैठकर गोरी को निहार लेता। हृदय टूट गया था, सपने चकनाचूर हो गए थे। दिल में गोरी की मूरत छुपा रखी थी। उसी से प्यार की बात कर लेता। हवा के हर झोंके से गोरी का हाल पूछ लेता। चंद्रमा में गोरी की सूरत ढूंढ लेता। काली घटाओं से अपना संदेश कह देता। शंकर का हृदय उसी तरह पतझड़ हो गया था, जिस तरह पतझड़ सभी पेड़ों को ऋतुराज में झाड़ देता है। गोरी की विरह में बचपन में उसने गोरी के साथ हरियाली ही देखी थी, अरमान संजोए थे, भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे। अब गोरी के विवाह के साथ बिखर गए। गोरी भी नादान थी, उसे पता ही नहीं क्या हुआ। जब वह समझी तब तक उसकी दुनिया ही उजड़ गई। शंकर सोने मन से जमींदार उमराव सिंह के खेतों में मजदूरी करता रहा। कभी इन खेतों में गोरी मजदूरी करती थी, इन्हीं खेतों में वह गोरी की मदद करने आता था। गोरी मासूम थी, माँ बाप मर गए थे, अम्मा उम्र वह बीमारी में से मजबूर थी। नहीं तो गोरी को मजदूरी करने की क्या आवश्यकता थी। विवाह के बाद गोरी सब कुछ छोड़कर चली गई, मगर शंकर उन्हीं रास्तों पर भटकता रहा। गोरी के प्यार की विरांगी उसके टूटे हुए हृदय को कुरेदती रही। शंकर वीरान प्यार की सिंचाई का असफल प्रयास करता रहा। उसे मालूम था कि गोरी पराई होकर चली गई है, फिर भी उन्हीं खेतों में वह गोरी को ढूंढता रहता, जहाँ कभी गोरी मजदूरी करती रहती थी। गोरी को गई 4-5 वर्ष हो गए, मगर शंकर के टूटे हुए दिल में गोरी की सूरत आज भी सुरक्षित थी। खेतों में काम करते करते उसे रह रहकर गोरी की याद आती थी। गोरी की विरह पीड़ा में शंकर अपने व्यथित मन को समझाने का असफल प्रयास करता रहता। गोरी के प्यार की धुंधली यादें उसे बेचैन करती रही और वह जमींदार के खेतों में काम करता रहता। वह गोरी को ढूंढता रहता। उसे मालूम था कि गोरी अब नहीं आएगी, मगर उसका हृदय गोरी को भूलने के लिए तैयार नहीं था। पुरानी यादें जो खंडर बन चुकी थी, उन्हीं वीरान खंडरों के किसी कोने में शंकर गोरी को ढूंढता रहता, जिसकी यादें उसके हृदय में किसी पुरानी चोट की तरह मीठी टीस बनकर उठती रहती। उन्हीं टीसों के दर्द से शंकर की आंखों से आंसू निकलकर कपोलों पर फिसलने लगते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन गोरी लौट आई। गोरी के मायके में अब कोई भी नहीं था। उसे वह घर खाने को दौड़ रहा था। कुछ दिन तो वह घर में इसी तरह कैद रही। फिर एक दिन वह खेतों में गई। वहाँ उसकी मुलाकात शंकर से हुई।
शंकर ने भी अभी तक गौरी की याद में शादी नहीं की थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। गौरी ने अपनी सारी आप बीती शंकर को बताई। शंकर ने भी अपने मन का हाल बताया। इसी तरह दोनों रोज मिलते, फिर शाम को अपने घर लौट आते। एक दिन जमींदार उमराव सिंह ने दोनों को देखा और अपने आदमी भेजकर अपनी हवेली पर दोनों को बुलवाया। साथ में गांव के और भी समझदार लोगों को बुलवाया और उन्हें सब बताया कि कैसे गौरी और शंकर खेतों पर मिलते हैं और गौरी कैसे विदा होते ही विधवा हो गई थी। जमींदार उमराव सिंह बहुत अच्छे आदमी थे। उसने विचार किया कि गौरी और शंकर की शादी कर दी जाए। सब गांव वालों से सलाह ली गई। ना नुकुर होने के बाद दोनों की शादी की हामी भरी गई। शंकर की माँ भी अब इस दुनिया में नहीं थी, तो गांव वालों ने मिलकर दोनों की शादी कर दी। शादी होने के बाद शंकर रोज खेत पर जाता और गौरी घर पर ही काम करती। शंकर के लिए खाना बनाकर खेत पर ले जाती। अब दोनों को उनका प्यार मिल चुका था। गौरी की जिंदगी भी अब सुधर गई थी। आज गौरी की किस्मत पलट गई थी। 1 साल बाद गौरी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। धन्यवाद दोस्तों।